भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसी कहानी है जिसे हमें हर दिन स्वयं ही लिखना पड़ता है। और लिखने के लिए क्या चाहिए? बताइए बताइए। नोटबुक और पेन। वाह, इंटेलिजेंट हो गए आप तो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं HBSC सैंपल पेपर 2023-24 के सेक्शन ई के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। ले आइए नोटबुक और पेन। क्वेश्चन नंबर है 36। राहुल एक कार खरीदना चाहता है और अपनी कार के लिए एक बैंक से ऋण लेने की योजना बना रहा है। 1,18,000 रुपये का अपना कुल ऋण उसने चुकाना है, जो हर महीने 1,000 रुपये की पहली किस्त से शुरू होता है और किस्त में हर महीने 100 रुपये इंक्रीज कर रहा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये 3 क्वेश्चंस, लास्ट वाले क्वेश्चन में चॉइस है। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो बातें आपने पढ़ी हैं उन्हें लिख लीजिए। क्या? कुल ऋण। क्वेश्चन नंबर 36। कुल ऋण है 1,18,000 रुपये। ओके, पहली किस्त कितने की है? 1,000 रुपये की, और हर महीने उसमें इंक्रीमेंट हो रही है 100 रुपये की। यानी नेक्स्ट मंथ उसे कितने रुपए देने हैं? 1,100। ओके, अप टू सोन ऐसे ही चलता रहेगा। एपी क्या बन जाएगी? पहली 1,000 वैल्यू है, फिर 1,100, फिर 1,200, अप टू सोन। और अब आ जाइए क्वेश्चंस पर। उसके द्वारा 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात करनी है। यानी हमें फाइंड करना है A30। और A30 का क्या रूल होता है? A + 29D। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू सेकेंड टर्म में से जब आप फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वो वैल्यू होती है डी की। ए और डी की वैल्यू बस आपको यहाँ पुट करनी है। 1,000 + 29 × 100। पहले इनकी मल्टीप्लाई होगी। 29 × 100 2900। 1,000 ऐड करेंगे 3900। ये आ गई 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि। ओके, अतः 30वीं किस्त में भुगतान की गई राशि। जिस फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी फॉर्म में आपको आंसर लिखना चाहिए। ₹3900। ओके, सेकेंड पार्ट। उसके द्वारा 30 किस्तों में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। 30 किस्तों में वो टोटल कितने पैसे जमा करवा चुका है। यानी हमें क्या फाइंड करना है? S30। SN का रूल पता होना चाहिए। N/2 2A + N - 1 × D। N की वैल्यू है 30, क्योंकि टोटल आपको 30 किस्तों का टोटल ज्ञात करना है। A की वैल्यू 1,000, N के प्लेस पर पुट करना 30 और D की वैल्यू है 100। 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा। 2 × 1,000 2,000। 30 - 1 29 और 29 की 100 से मल्टीप्लाई 2900। इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे 4900। 15 × 4900 73500। अगेन लास्ट में आपको लिखना है अतः 30 किस्तों में भुगतान की गई राशि ₹73500। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। 30वीं किस्त के बाद भी उसे कितनी राशि का भुगतान करना है?
यानी कितने पैसे और बच गए। तो शेष राशि आप कैसे लिखेंगे? कुल लोन कितने का था? 1,18,000 का, और उसमें से वो कितने पैसे जमा करवा चुका है? 73,500। दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 44,500। इतने पैसे तो अभी उसे देने बाकी हैं। ओके, इसकी चॉइस में क्वेश्चन है, यदि कुल किस्तें 40 हैं तो अंतिम किस्त में भुगतान की गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम किस्त है 40, A40 की वैल्यू A + 39D। A कितना है? 1000, और D की वैल्यू है 100। 1000 में जब आप 3900 ऐड करेंगे तो 4900 आ जाएगा। ओके, अगेन आपको लास्ट में क्या लिखना है? अतः अंतिम किस्त में भुगतान की गई राशि। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे ही आएंगे। ऐसे लिख दीजिए कि जिससे मैथ्स ना भी आता हो ना, थोड़ा कम आता हो, और वो आपका पेपर चेक करने लग जाए तो एक एक डिटेल उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। एक सोसाइटी के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक सोसाइटी के पार्क में 3 बिजली के खंभे लगाए और फिर भी कुछ हिस्सों में अंधेरा है, इसलिए एक और बिजली का खंभा लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ ये पार्क है और यहाँ ये 3 खंभे लगाए जा चुके हैं। एक खंभा और लगेगा, एक पोल और लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं। खंभे सी की स्थिति ज्ञात कीजिए। सी की पोजीशन बतानी है। सी यहाँ है और ये एक्स एक्सिस पर कितना पॉइंट है? 7, और ये वाई एक्सिस पर कितनी ऊंचाई है इसकी? 4। पहले एक्स की वैल्यू लिखना, बाद में वाई की वैल्यू, यानी 7 4। ओके, पार्क के कोने ओ से खंभे बी की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ आपको दूरी का फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आपको बी की पोजीशन पता होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक एक्स की वैल्यू है 4 और ये वाई की वैल्यू कितनी है? 9। तो बी की पोजीशन क्या है? 4 9। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है? दूरी। कहाँ से? ओ से। ओ के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं? 0 0। तो दूरी लिखने के लिए आपको सिर्फ ये निर्देशांक चाहिए, 4 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर का अंडर रूट। जब भी दूसरा कोऑर्डिनेट 0 0 हो तो जो कोऑर्डिनेट आपको पता है सिर्फ आप उनका स्क्वायर कीजिए, सम कीजिए और अंडर रूट। 16 + 81, ये बन गया 97। सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट, चौथे खंबे डी की स्थिति याद करनी है कि डी कहाँ लगेगा ताकि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज बना लें। ये पार्ट आपको थोड़ा ध्यान से करना है। सबसे पहले ए पॉइंट के निर्देशांक बताइए। यहाँ वाला डिस्टेंस 1 और वाई वाला डिस्टेंस 5, यानी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1 5, बी के हम बता चुके हैं पहले 4 9, सी के हैं 7 4, और हमें डी फाइंड करना है। ओके, हम मान लेंगे माना डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक हम मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक्स और वाई। हमें अभी नहीं पता कि डी कहाँ होगा, हमने मान लिए एक्स वाई। अब देखिए, जो भी समांतर चतुर्भुज होती है, इस समांतर चतुर्भुज में अगर ये पॉइंट है ए बी सी डी, तो ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, यानी विकर्ण, इन विकर्ण में ये जो कॉमन पॉइंट होता है, मध्य बिंदु कहते हैं इसे, इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आप चाहें तो बी डी से ढूंढें
या फिर AC से ढूंढें, दोनों जगह से इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आते हैं सेम। हमें इस बात का यहाँ पर यूज करना है। ओके, A पॉइंट है 15, B पॉइंट है 49, C पॉइंट है 7, 4 और D को हमने क्या मान लिया, XY। तो हम इस मध्य बिंदु का नाम लिख देते हैं O। AC का मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पॉइंट में आपको फर्स्ट पॉइंट ऐड करना है, यानी 7 में 1 + 7/2 और 5 + 4/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 8/2, 9/2, 2 4 = 8, यानी 4 और 9/2 ये आ गए इस O पॉइंट के निर्देशांक। लेकिन ये O पॉइंट इस लाइन पर भी है, BD पर, तो इसके निर्देशांक यहाँ से भी यही होने चाहिए। तो अब हम लिख देते हैं BD का मध्य बिंदु। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला, x + 4/2, y + 9/2। ओके, x + 4/2, y + 9/2। परंतु ये दोनों तो एक ही पॉइंट है, यानी x + 4/2, y + 9/2 किसके इक्वल होना चाहिए, 4, 9/2 के। ओके, फर्स्ट पॉइंट को फर्स्ट के इक्वल रख दें, x + 4/2 = 4, और सेकेंड पॉइंट को सेकेंड पॉइंट के इक्वल, इसको इसके इक्वल रखना है। x + 4 डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में 4 2 = 8, प्लस का 4 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, और 8 - 4 की वैल्यू 4, ये वैल्यू आ गई x की। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर देना, और 9 से 9 भी कैंसिल कर देना, y की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, अतः D के निर्देशांक पूछे गए थे, D की स्थिति पूछी गई है, D के निर्देशांक आ गए 4 0। तो अब देखना D कहाँ होगा, इसका मतलब है x एक्सिस पर आपको 4 लेना है यहाँ, और y 0, यानी ये तो पॉइंट खुद D यहीं आ गया 4 0, और ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। ओके, इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमसे पूछा गया है A और C के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। A और C के बीच की दूरी, ये पॉइंट है A और C, यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप सिंपल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। AC, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 5, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 7 4। डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट को माइनस करो, सेकंड में से सेकंड को माइनस करो, इन दोनों का स्क्वायर, सम और अंडर रूट। ओके, 7 - 1 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 5 - 4 1 होता है, माइनस का 1 आएगा, लेकिन -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो बन जाएगा। 36 + 1 37, ये आ गई दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखिए इस सैंपल पेपर का। 10वीं कक्षा के छात्रों के एक समूह ने एक शैक्षिक यात्रा पर इंडिया गेट का दौरा किया। शिक्षक और छात्रों की इतिहास में भी रुचि थी। शिक्षक ने बताया, क्या इंडिया गेट आधिकारिक नाम दिल्ली मेमोरियल, जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, नई दिल्ली में स्मारकीय बलुआ पत्थर का मेहराब ब्रिटिश भारत के सैनिकों को समर्पित है, जो 1914 और 1919 के बीच लड़े गए युद्धों में मारे गए थे। और टीचर ने क्या बताया कि भारत गेट, जो राजपथ के पूर्वी छोर पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 42 मीटर यानी 138 फीट, इसकी ऊंचाई 138 फीट है, ये है इंडिया गेट।
इस बात को जानते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो देखिए, यदि टीचर और स्टूडेंट्स स्मारक से 42 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो उन्नयन कोण क्या है। देखिए, उन्नयन कोण का क्या मतलब है। अगर ये इंडिया गेट की हाइट है और टीचर और स्टूडेंट यहाँ खड़े हैं और वो इस इंडिया गेट की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण। ओके, इंडिया गेट की हाइट 42 मीटर वो बता चुके हैं और अब वो 42 मीटर की दूरी पर ही खड़े हैं। हमें ये उन्नयन कोण बताना है, यानी थीटा की वैल्यू ए, बी और सी यहां लिख देते हैं। ओके, अब बताइए ए बी अपॉन बी सी क्या बनेगा। इस एंगल की बात चल रही है, एंगल के सामने पी है तो ऑटोमेटिक ये क्या बन गया, बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ए बी है पी, ये है बी, और पी बाई बी क्या होता है 10, ये वैल्यू आएगी 10 थीटा। ये 42, ये 42 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब 10 थीटा की वैल्यू 1 आ गई, और 1 कितने पर होता है 45 डिग्री पर। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये उन्नयन कोण कितना बनेगा 45 डिग्री। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, वे मीनार को 60 डिग्री के कोण पर देखना चाहते हैं, इसलिए वे उस दूरी को जानना चाहते हैं जहां उन्हें खड़ा होना चाहिए, और इसलिए दूरी ज्ञात करें। अब की बार हमें एंगल की वैल्यू दे दी 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, और ये दूरी अब की बार हमसे पूछ ली गई है। तो देखिए, यहां पर 60 डिग्री गिवन है और ये दूरी हमसे पूछी गई है कि वो कितनी दूरी पर खड़े हों कि ये एंगल 60 डिग्री बने। ये तो 42 मीटर फिक्स है। तो देखिए, जिस वैल्यू को आपको फाइंड करना होता है उसे आप ऊपर लिखें, जो वैल्यू आपको पता है उसे नीचे लिखें। अब बताइए, इस एंगल की बात चल रही है, इसके सामने कौन है परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बी सी ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा बेस, और बी बाई पी यानी अब की बार यहां से यहां जाना है, और ये वैल्यू किसकी होती है कोट की। दिस इज इक्वल टू कोट 60 डिग्री। ओके, ए बी की वैल्यू 42 पुट करेंगे, कोट 60 कितना होता है 1/√3, 10 60 का उल्टा रेसिप्रोकल। 42 डिवाइड में है, इधर आकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और √3 को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यानी इसका परिमेयकरण करेंगे। 42 √3 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3, √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √9 आता है, और 9 का √3, 3 से 42 को कैंसिल करें 14 आएगा। यानी अगर वो इंडिया गेट से 14 √3 मीटर की दूरी पर खड़े होंगे तो ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। अंडरस्टैंड। नाउ इसका थर्ड पार्ट देखिए, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री पर है तो उस ऊर्ध्वाधर मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 20 मीटर लंबी होगी। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। अब की बार हमसे ये कहा गया है कि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है। ओके, इसकी छाया 20 मीटर लंबी है, ये बात भी सही है। ए बी सी हमें बताना है उस मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी को कैलकुलेट करना है।
बड़ी ही सिंपल सी बात है, जिस साइड को आपको ढूंढना है उसे ऊपर लिखें, जो पता है उसे नीचे लिखें। इस एंगल की बात चल रही है, इसके सामने कौन है? परपेंडिकुलर। तो ऑटोमेटिक ये क्या बन गया? बेस P/B। और P/B क्या होता है? 10, 60 डिग्री। BC की कितनी वैल्यू है? छाया की लंबाई है 20, 20, और 10 60 कितना होता है? √3। डिवाइड वाले नंबर मल्टीप्लाई में, यानी मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर होनी चाहिए। ये हो गया थर्ड पार्ट। अंडरस्टैंड? और इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक छड़ और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात है 1:1 और हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। अब की बार हमें दे रखी है रेशो। रेशो मतलब ये देखिए, ये रेशो 1:1। ओके, ये तो है छड़ और ये है उसकी छाया। इसकी लंबाई का अनुपात दे रखा है 1:1 और हमें ये एंगल ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है, 1/1। 1 वैल्यू किस में होती है? 10 में। tan थीटा की वैल्यू 1/1। इट मीन्स थीटा को क्या होना पड़ेगा? 45 डिग्री, क्योंकि 1 कितना होता है? tan 45, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। और इसी के साथ आपने HBSC का ये सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी सेक्शंस ABCDE के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।